हेलो एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है फास्ट टेस्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ अभी 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीलिम्स क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज चल रही है। उसी श्रृंखला में आज आगे बढ़ते हैं। जो हमारा चल रहा था यूनिट 7। लास्ट टाइम हमने 1 से लेकर 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे। आज उसी को कंटिन्यू रखते हैं और आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, तो जल्दी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द लॉस ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर इज। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का ह्रास होता है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, पोषण स्तर, और दूसरा क्या लिखा है, ऊर्जा का ह्रास। आप सभी ने पढ़ा होगा कि एनर्जी में एक लॉ होता है जिसको कहते हैं लिंडमैन लॉ। ठीक है, जो बताता है 10% रूल। क्या होता है कि जो पहला वाला लेवल होगा, अगर उसके पास 1000 एनर्जी होगी तो अगले वाले में सिर्फ उसका 10% जाएगा। मतलब कितनी जाएगी, सिर्फ 100। तो इसी को कॉन्सेप्ट को यहाँ पे पूछा गया। अब इनने क्या किया कि लॉस ऑफ एनर्जी कितनी होती है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर। तो आंसर क्या हो जाएगा, 90%। अगर इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछते कि कितनी एनर्जी ट्रांसफर होती है, तो क्या हो जाता आपका आंसर, 10%। लेकिन अभी क्या पूछा है, लॉस ऑफ एनर्जी, तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर सी, दैट इज 90%। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द प्राइमरी कंज्यूमर ऑफ द ओशियन। ओशियन का प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है। एक ट्रॉपिक लेवल में ये तीन चीजें पाई जाती है। सबसे पहले प्रोड्यूसर, इसके बाद कंज्यूमर वन, फिर टॉप लेवल कंज्यूमर, ये होते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, प्राइमरी कंज्यूमर ना कि प्रोड्यूसर। तो अगर हम फाइटोप्लैंक्टन की बात करें तो ये क्या होंगे, ये होते हैं प्रोड्यूसर, किसमें, आपके ओशियंस में। और जो जू प्लैंक्टन होंगे ये क्या होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर बी। इसके बाद हम देखते हैं जो बेंथस होते हैं वो क्या होते हैं, जो ओशन बेड में सबसे नीचे पाए जाते हैं, ऐसी क्रिएचर्स को क्या कहा जाता है, बेंथस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is identified and measured in pollution checks of motor cars at the service station। जब भी आप गाड़ी की चेकिंग करवाने जाते हो कि उससे कोई हार्मफुल एलिमेंट्स नहीं निकल रहा, तो आपकी जांच किस चीज की होती है, तो दैट इज लेड एंड कार्बन पार्टिकल्स। किसकी होती है, लेड और कार्बन पार्टिकल्स की होती है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को हम सभी जानते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैस होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेड एंड कार्बन पार्टिकल्स। आंसर इज ए। नेक्स्ट वन इज, स्टोन कैंसर जैसी प्रमुख खतरे का प्रमुख कारण किसे माना जाता है। अब स्टोन कैंसर क्या कहलाता है कि जो आपकी बिल्डिंग्स वगैरह रहती है, अगर वो डिट्रॉइट होती जाती, खराब होती जाती, तो उसको हम स्टोन कैंसर नाम देते हैं। तो आपने सभी सुना होगा कि ताजमहल पीला पड़ रहा है। क्यों पीला पड़ रहा है, क्योंकि वहां पे आसपास जितनी भी इंडस्ट्रीज है वहां के स्मोक के कारण जो व्हाइट मार्बल है वो पीला पड़ता जा रहा है। तो उसके कारण क्या होता है, एसिड रेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एसिड रेन। एसिड रेन को हम कैसे समझते हैं, ऐसा वाटर, जब वाटर का प्रेसिपिटेशन 5.6 से कम हो जाए पीएच, तो उसको क्या कहते हैं, एसिड रेन। तो यहां पे हमारा आंसर क्या होगा, आंसर ए, दैट इज एसिड रेन। इसके बाद अगला हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी फॉर द कंजप्शन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग। कंपोजिशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग में क्या प्रमुख तत्व नहीं है। अब जो फोटोकेमिकल स्मॉग है इसमें एक चीज याद रखना, फोटो, तो फोटो मतलब किसको दिखाता है, प्रकाश को। हिंदी में अपन को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या देखेंगे, एक एक देखो। सबसे पहले सनलाइट, क्लियर, ये तो होता है। दूसरा क्या देख लिया कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये भी प्रमुख तौर पर होते हैं। तीसरा देखा नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो ये भी पाई जाती है। एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन किसका होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड का, तो ये भी इसमें पाई जाएगी। तो लास्ट हमारा क्या बचता, ऑप्शन ए। तो आंसर है ऑप्शन ए, सल्फर ऑक्साइड इसमें नहीं पाई जाती है। तीन चीजें पाई जाएगी, कौन कौन सी, सनलाइट,
दूसरा क्या हो जाएगा वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और तीसरा क्या हो जाएगा ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसके बाद अगला देखते हैं क्रैकिंग गैस किसको कहते हैं। ठीक है, क्रैकिंग गैस क्या होती है? तो क्रैकिंग गैस मतलब ऐसी गैस जो पत्थरों को तोड़ने में काम आती है। ठीक है, तो क्रैकिंग गैस इसमें कौन कौन से, कार्बन मोनोऑक्साइड बिल्कुल नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं, लास्ट जो हमारी सल्फर ऑक्साइड, इसको कहते हैं क्रैकिंग गैस। ठीक है, और इसका मेन चीज क्या है कि भारत इसके प्रोडक्शन में दुनिया में नंबर 1 है। तो पहली बात समझ लेना क्रैकिंग गैस क्या होती है, जो पत्थरों को तोड़ने में मदद करती है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है कि भारत इसके प्रोडक्शन में नंबर 1 है। अगला है वायु प्रदूषण में 50% भाग का प्रतिनिधित्व कौन सी गैस करती है। उस दिन हमने पढ़ा था जब क्या पढ़ रहे थे कि ग्रीन हाउस गैसेस जीएचजी में सबसे ज्यादा प्रपोर्शन किसका होता है, तो इसका तो आंसर CO2 था। अब हम इसमें क्या पूछ रहे हैं कि एयर पॉल्यूशन में सबसे ज्यादा 50% किसका रिप्रेजेंटेशन होता है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन ए। इसके बाद अगला आता है रक्त कैंसर के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार तत्व कौन सा है। ब्लड कैंसर किसके कारण होता है, तो इसका सिंपल सा आंसर लेड नहीं है, बेंजीन, हाँ ये इसका आंसर हो जाएगा। बेंजीन के कारण ही ब्लड कैंसर होता है। और कैंसर के कौन कौन से प्रकार होते हैं, जैसे कि ल्यूकेमिया, लिम्फोमा और माइलनोमा, ये 3 इसके मेजर टाइप्स होते हैं। तो बेंजीन के कारण क्या होता है ब्लड कैंसर। इसके बाद अगला देखते हैं विच रिवर इन द वर्ल्ड हैज द पोटेंशियल फॉर ऑटोमेटिक क्लीजिंग। दुनिया में ऐसी कौन सी नदी है जो स्वतः निर्मलीकरण की क्षमता रखती है, तो इसका आंसर है हमारे यहाँ की सबसे पवित्र नदी गंगा। अब गंगा को क्यों सेल्फ क्लीनिंग कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक ऑर्गेनिज्म पाया जाता है बैक्टीरियोफेज। अब ये बताओ ये बैक्टीरिया की वायरस, तो आंसर होगा ये एक वायरस है, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को खाता है। इसी कारण जो ये वायरस नदी में पाया जाता है गंगा नदी में, वो हार्मफुल बैक्टीरिया को खा जाता है। इसी कारण जो हमारी नदी है वो हमेशा स्वच्छ रहती है। और खास बात ये सिर्फ गंगा की पानी में पाया जाता है, इसीलिए हमारे यहाँ पुराणों में गंगा का इतना ज्यादा महत्व है। ठीक है, अगला है व्हाट इज द पीएच ऑफ एसिड रेन। अभी अभी हमने कुछ देर पहले इसको डिस्कस किया था कि पीएच एसिड रेन का कितना होना चाहिए, तो सिंपल सा है ऑप्शन सी। अगर बारिश का प्रेसिपिटेशन का पीएच 5.6 से कम होगा तो उसको हम क्या कह देंगे एसिड रेन कह देंगे। और दो मेन तत्व होते हैं कौन कौन से, एक तो HNO3 नाइट्रिक एसिड, और दूसरा क्या होता है H2SO4 जिसको हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें मेनली पाया जाता है। अगला पढ़ते हैं आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट, इसमें से सबसे सही क्या है। कश्मीरी स्टैग इज फाउंड, कश्मीरी स्टैग है वो डचिंगम नेशनल पार्क, डचिंगम नेशनल पार्क सिंपल भी आ सकता कहां पर है तो कश्मीर में, तो ये लिखा कि कश्मीरी स्टैग डचिंगम नेशनल पार्क में पाया जाता है, ठीक है ये ऑप्शन सही है। एलिफेंट प्रोजेक्ट स्टार्टेड फ्रॉम 1982 है सही है कि नहीं, नहीं गलत है, ये कब हुआ था 1992 में। नेक्स्ट पढ़ते हैं हंगुल प्रोजेक्ट स्टार्टेड फ्रॉम 1986, लेकिन प्रोजेक्ट हंगुल 1986 में शुरू ना होके कब हुआ था 1970 में स्टार्ट हुआ था। और लास्ट है प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्टेड बाय 1973, तो ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। किसने किया था कैलाश सांख्याल जी ने, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 1 और 4 सही है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला आता है रासायनिक ऑक्सीजन मांग, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड किससे संबंधित है। ठीक है, पहले ऑप्शन देखो मेजर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेवल्स इन द ब्लड, बिल्कुल गलत। मेजरिंग ऑक्सीजन लेवल्स इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम, बिल्कुल नहीं। मेजरिंग पॉल्यूशन इन एक्वेटिक सिस्टम, बिल्कुल सही। ठीक है, और लास्ट भी पढ़ लो, ऑप्शन सभी पढ़ना है चाहे हमें सही आंसर मिल गया हो या नहीं मिला हो। फॉर ऑक्सीजन असेसमेंट इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज, बिल्कुल नहीं। तो जो पॉल्यूशन लेवल को चेक किया जाता है वाटर बॉडीज में वो दो तरीके से किया जाता है BOD और COD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और
केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो यहाँ पूछा गया है कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड किसको रिप्रेजेंट करता है। तो वाटर बॉडीज में जो पॉल्यूशन का लेवल बढ़ जाता है उसको हम क्या कहते हैं, सीओडी, या फिर दूसरा जो होता है वो होता है बीओडी। तो आपको दोनों टर्म्स याद रखना है। अगर बीओडी की संख्या बढ़ रही है तो इसका मतलब पॉल्यूशन लेवल बढ़ रहा है। ऐसे नहीं समझना कि ऑक्सीजन की लेवल बढ़ रही है, उसमें लिखा कि ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है इस कारण। अगले आते हैं, the species whose effect on the ecosystem of community is revolutionary and effective is called। ऐसी वह प्रजाति जिसका प्रभाव पारिस्थितिकी तंत्र या समुदाय पर क्रांतिकारी एवं प्रभावकारी होता है उसको क्या कहते हैं, अफेक्टेड नहीं, सिंपल सा है कि स्टोन स्पीसीज। ऐसे सभी स्पीसीज जिसके कारण पूरा इकोसिस्टम प्रभावित होता है। इसी कारण हमारे यहाँ प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया गया था, क्योंकि टाइगर जो रहता है, जो फूड चेन होती है हमारे इकोसिस्टम की, उसका एक मुख्य घटक होता है। ठीक है, इसीलिए सरकार टाइगर्स को बचा रही है कि ताकि एनवायरनमेंट को ओवरऑल क्या मिले, कंजर्वेशन मिले। इसी प्रकार से बहुत सारी स्पीसीज होती हैं, टाइगर उनमें से एक है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला है साइकिल ऑफ एलिमेंट्स इन एन इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल, जो पहला आंसर है वही आपका सही है। ठीक है, अब इसमें क्यों है, अब देखो जियोलॉजिकल साइकिल में सिर्फ आपकी जियोलॉजिक पे फोकस किया जा रहा है, केमिकल साइकिल में सिर्फ केमिकल पे फोकस किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन जो बायोजियोमिकल जियोकेमिकल साइकिल है इसमें आपका जो बायोटिक घटक होते हैं, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उस पर भी फोकस किया जाता है। इसीलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हम अगला देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लाइमेक्स स्पीसीज। इसका मतलब क्या है, क्लाइमेक्स स्पीसीज क्या होती है, इंडेंजर्ड, बिल्कुल नहीं। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, एक्सटेंड स्पीसीज, ये भी नहीं होता है। ऑर्गेनिज्म इन द फाइनल स्टेज ऑफ सिक्वेंसिंग, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसी सभी स्पीसीज जो अनुक्रमण के चरण में अंतिम पायदान पे पाई जाती हैं या अंतिम चरण के जीव जो होते हैं उनको क्या कहते हैं हम, क्लाइमेक्स स्पीसीज। तो याद रखना, क्लाइमेक्स स्पीसीज और कीस्टोन स्पीसीज में कंफ्यूज मत होना। कीस्टोन कैसे स्पीसीज, जो क्रिटिकल होती है किसी भी इकोसिस्टम के लिए, और क्लाइमेक्स स्पीसीज क्या होती है, जो फाइनल स्टेज में पाई जाती है, किसके, सिक्वेंसिंग के। ये दोनों इसमें पर्टिकुलर अंतर होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सही जोड़ी मिलाई है। ठीक है, फिर क्या होता है कि जैसे कि यूएनईपी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर कहां पर होगा, तो ये सिंपल है, नायरोबी में। दूसरा है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, इसका हेडक्वार्टर क्या होगा, तो इसका होगा ग्लैंड। तीसरा है आईएमओ, है ना, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दैट इज लंदन। और लास्ट हुआ ग्रीन पीस, ये एक एनजीओ है जो एनवायरमेंट के लिए डेडिकेटेड है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो दैट इज इन एम्स्टर्डम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1432। तो 1432 मतलब दैट इज ऑप्शन बी, 1432। इसके साथ साथ आप इसके हेडक्वार्टर्स के साथ साथ इसकी जो फाउंडेशनल डेट्स है उसको भी याद कर लीजिएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है वो क्या है, द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द ओजोन। ओजोन से इसमें से क्या क्या संबंधित है। सबसे पहले लिखा है ब्रटलैंड कॉन्फ्रेंस, ये क्या थी अवधारणा, 1987 में आई थी, लेकिन किसके लिए, सतत विकास के लिए, जिसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लियर। अगला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये भी आया था 1987 में। ये क्यों आया था, ओजोन को बचाने के लिए जो सबसे मेन कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था। क्लियर। तीसरा है किगाली सम्मेलन, ये क्यों आया था, ये हुआ था आपका 2016। ठीक है, 2016 में इसको हुआ था, और इसका भी पर्पस क्या था, ओजोन को बचाना। और लास्ट, तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। ठीक है, इसके साथ हम ओजोन डे किस दिन मनाते हैं, तो वो हो जाएगा 16th ऑफ सितंबर। इसी दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पास हुआ था, जिसके कारण हम ओजोन डे को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से क्या सही है। सबसे पहले रविंद्र कुमार सिन्हा, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है।
दूसरा है कलमाने कामेगौड़ा, ग्रीन बेल्ट मूवमेंट के, लेकिन ये गलत है। इनको क्या कहा जाता है? पॉन्ड मैन ऑफ इंडिया। इन्होंने तालाब के संरक्षण में सबसे बड़ा अपना योगदान दिया था, तालाब के संरक्षण, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? पॉन्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है। तीसरा है डॉक्टर सलीम अली, सब जानते हैं, ये वर्ड नहीं है, ये क्या है? बर्ड, BIRD, बर्ड मैन ऑफ इंडिया। और लास्ट इज अशोक खोसला, रेन मैन ऑफ इंडिया। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारे आंसर क्या हो जाएंगे? वन एंड ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3। तो किस में दिया गया है? ऑप्शन सी में। क्लियर? तो जितने भी नाम है ये, चाहे जैसे टाइगर मैन पढ़ते हैं कैलाश सांख्याल को, वाटरमैन पढ़ लिया है, ठीक है, इसी प्रकार के सभी जितने की मुख्य सेलिब्रिटीज हैं उनके नाम याद रखने हैं। अगला आता है विच इंडियन सैटेलाइट वाज इंस्टॉल्ड इन स्पेस फॉर द बैकनूर स्पेस सेंटर ऑफ द सोवियत यूनियन। बैकनूर से सबसे पहले कौन सी सैटेलाइट को स्पेस में भेजा गया था? तो हमारे यहाँ की सबसे फेमस सैटेलाइट दैट इज आर्यभट्ट, जिसको कब भेजा गया था? तो वो था 19th ऑफ अप्रैल 1975। तो पूरी डेट याद रखना है, 19th ऑफ अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट को भेजा गया था। तो ये भी पूछा जाता है कि कहां से। ऑप्शन में 3 दे देंगे, फ्रांस दे देंगे, USA दे देंगे और रशिया दे देंगे। तो आपको क्या लगाना है कि सोवियत यूनियन, USSR, रशिया से इसको भेजा गया था। और सेंटर कौन सा था? बैकनूर स्पेस सेंटर। नेक्स्ट वन इज व्हेन वाज द इंडियन नेशनल स्पेस रिसर्च कमेटी वाज फॉर्म्ड। अब यहाँ पे देखना कि यहाँ पे कमेटी पूछा गया है, ना कि ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारा इसरो है वो कब बना है? 1969। ये अपग्रेडेड फॉर्म है। किसका अपग्रेडेड फॉर्म है? इंडियन नेशनल स्पेस रिसर्च कमेटी का, जो आपकी कब बनी थी? 1962 पे, इसको स्पार जिसको हम कहते थे। ठीक है। और इसी के साथ साथ अंतरिक्ष, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1962। किसके लिए? इंडियन नेशनल स्पेस रिसर्च कमेटी। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? सबसे पहला विक्रम साराभाई सेंटर, विक्रम साराभाई सेंटर तिरुवनंतपुरम, क्लियर है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर हैदराबाद, ये गलत है। ये क्योंकि कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है आपके तिरुवनंतपुरम में, यही वाली जगह पे। और साथ ही साथ महेंद्रगिरी, LPSC का काम होता है जो आपके लिक्विड स्टेज रहती है किसी भी रॉकेट में, उसको तैयार करना। तीसरा है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद, ये भी सही है। इसरो सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु, ये भी सही है। तो लास्ट आपका ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? क्या गलत है? तो ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? नेक्स्ट वन इज हु इज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर रिसर्च, ना कि इंडियन ऑफ स्पेस का नहीं पूछा गया। यहाँ क्या पूछा है? न्यूक्लियर रिसर्च का। सभी ने रॉकेट बॉयज देखी होगी मूवी, उसमें दिया गया था दोनों के बारे में। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। जब से इनके बारे में पता चला, ये सभी के रोल मॉडल बन गए हैं। ठीक है। तो याद रखना इंडियन न्यूक्लियर रिसर्च के कौन है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। और अगर ये पूछ लिया जाए कि हमारे यहाँ स्पेस साइंस के हेड कौन है, तो वो कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई। ठीक है। नेक्स्ट इज फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से क्या सुमेलित नहीं है? पहला वाला देखते हैं। नेशनल एग्रो फूड टेक्नोलॉजी कहां पर है? मोहाली में, बिल्कुल सही है। ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, ये भी कहाँ है? हैदराबाद में, बिल्कुल सही है। ये पूछा गया फूड टेक्नोलॉजी, ये पूछा गया एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, एग्रो फूड टेक्नोलॉजी और एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। तीसरा है इंस्टीट्यूट ऑफ बायो रिसोर्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जैव संसाधन एवं सतत विकास संस्था कोलकाता। तो ये बिल्कुल गलत है। ये कहां पर है? इम्फाल। इस बार इसके आने की संभावना सबसे ज्यादा है। एक तो अभी ये सबसे ज्यादा न्यूज में है, और साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर सरकार सबसे ज्यादा जोर दे रही है। तो आपको याद रखना है कि इंस्टीट्यूट ऑफ बायो रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहां पर है? दैट इज इन इम्फाल।
नेक्स्ट इज डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, तो ये हमारा ऑप्शनल अपने आप सही हो जाएगा, दैट इज हैदराबाद। तो यहां पर आंसर क्या पूछा था, क्या सुमेलित नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। सबसे पहले आपका काम रहेगा कोई भी क्वेश्चन में पढ़ना नहीं पर गोला लगाना, कि ताकि हमको याद रखे कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्लियर। इसके बाद अगले आते हैं, थैलेसीमिया डिसीज इज रिलेटेड टू। थैलेसीमिया जो डिसीज होती है वो किससे रिलेटेड होती है, तो ऑप्शन ए आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। हम पढ़ते हैं जो ब्लड होता है वो मेनली तीन चीजों से मिलकर बनता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये तीनों चीजें किसके अंदर पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती हैं प्लाज्मा के अंतर्गत। ठीक है, तो चारों चीजें याद रखना। और पूछा जाए कि आरबीसी का मेन काम क्या होता है, तो ये होता है ऑक्सीजन को कैरी करना। डब्ल्यूबीसी का काम क्या रहता है, तो इन्फेक्शन से बॉडी को बचाना, एक इम्यूनिटी की तरह काम करता है। और प्लेटलेट्स क्या करता है, जो बॉडी में क्लॉटिंग होती है ना, उसको सही करता है, कि ब्लड क्लॉटिंग बिल्कुल नहीं हो पाए। लास्ट क्वेश्चन आज की सीरीज का, व्हाट इज द कॉज ऑफ कोरल ब्लीचिंग इन द ओशियन। ओशियन में जो कोरल ब्लीचिंग होती है वो किस कारण होती है। सब जन कोरल रीफ्स को जानते हैं, ठीक है, प्रवाल भित्ति जो होती है, तो अगर उनका रंग उड़ने लगता है तो उसको कहते हैं ब्लीचिंग। जैसे कपड़ों में ब्लीचिंग होती है वैसे यहाँ पर भी ब्लीचिंग होती है। पहला ऑप्शन एसिड रेन, बिल्कुल एसिड रेन होगी तो हमने क्या कहा था कि जो भी चीज होगी ना उसको खराब कर देगी। ओजोन डिप्लेशन, ये भी सही है। जल प्रदूषण सबसे मुख्य कारण है। तेल रिसाव, ऑयल स्पिलेज, ये भी मुख्य कारण है। लास्ट है ग्लोबल वार्मिंग, जो इन सब का कंबाइंड रूप होता है। तो इस तरीके से हमारे सभी ऑप्शन सही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे और इंफॉर्मेशनल वीडियोस को पहचानने के लिए और जानने के लिए आप हमारे चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। अगली क्लास में हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू।